नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। हरियाणा कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर जारी चर्चाओं पर विराम लग गया है। पार्टी ने नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दिया है। कुमारी शैलजा को कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। अब उदय भान को हरियाणा का नया अध्यक्ष बनाया गया। हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी हरियाणा के पार्टी नेताओं से मुलाकात की थी और साथ मिलकर काम करने के लिए कहा था। तो हरियाणा कांग्रेस में ये बदलाव, आपको बता दें कि अब उदय भान को मिली है हरियाणा कांग्रेस की कमान। श्रुति चौधरी, रामकिशन गुर्जर, जितेंद्र भारद्वाज और सुरेश गुप्ता बने हैं कार्यकारी अध्यक्ष। तो हरियाणा कांग्रेस में ये बड़ा बदलाव, कुमारी शैलजा को हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया गया और उदय भान को मिली है अब हरियाणा कांग्रेस की कमान। तो आपको बता दें कि लगातार बैठकों का दौर जारी था। लगातार दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस के नेताओं का आना जाना जारी था। ये सुगबुगाहट तो थी कि हरियाणा कांग्रेस में कोई बदलाव होना है और जल्द होना है, लेकिन तुरंत होगा, ये कल्पना नहीं की थी। लेकिन आपको बता दें कि ये बड़ा बदलाव हुआ है हरियाणा कांग्रेस में। उदय भान को हरियाणा कांग्रेस की कमान मिली है। आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद से कुमारी शैलजा को हटाया गया और उनकी जगह अब उदय भान को ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अब देखना यह होगा कि उदय भान हरियाणा कांग्रेस संगठन को कैसे मजबूत करते हैं और कैसे प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति को और बेहतर बनाते हैं, क्योंकि लगातार यहां पर संगठन में समन्वय की कमी देखी जा रही थी और लगातार कहीं ना कहीं हरियाणा में कांग्रेस दो गुटों में बढ़ती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अब देखना यह होगा कि ये आलाकमान की तरफ से जो हरियाणा कांग्रेस में बदलाव किए गए हैं, ये कितने कारगर साबित होंगे। वहीं बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने एक बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है, जगमग योजना के तहत हरियाणा में सबसे ज्यादा गांवों को बिजली मुहैया करवाई जा रही है। प्रदेश में कुल यहां पर 6,304 गांव हैं, जिनमें से 5,600 के करीब गांव इस योजना में आ गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा अडानी पावर से समझौता हो गया है। आगामी एक हफ्ते में 1,000 मेगावाट बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार में लाइन लॉस 31% था और अब हमारा लाइन लॉस 13% है। जब कांग्रेस की सरकार थी, हमारा लाइन लॉस 37% था, 31% था। हरियाणा का लाइन लॉस 31% था, आज हमारा 13.46 है, मतलब 13.5 से भी हमारा कम है। जब 1% लाइन लॉस कम होता है तो हमारा, आप ये समझो कि 380 करोड़ रुपया हमारा बढ़ जाता है। जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त 37,000 करोड़ में बिजली डिपार्टमेंट घाटे में था, आज हम 2,000 करोड़ रुपया प्रॉफिट में है। मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव और सूचना, जनसंपर्क और भाषा विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के आयोजन की तैयारियों में शामिल प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका और जिम्मेदारी को परिभाषित करते हुए एक व्यापक योजना तैयार करने के निर्देश दिए। तो हरियाणा में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए लगातार योजनाओं पर काम किया जा रहा है। एसीएस अमित अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की और प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए तमाम योजनाओं पर बल देने के लिए निर्देश दिए।
चलिए अब खबर अंबाला से है, जहां पर बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर नगर निगम के बाहर कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रदर्शन किया गया। पिछले काफी समय से निगम की कार्यप्रणाली से परेशान लोग दर दर भटक रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस भूख हड़ताल पर बैठ गई और कहा कि सरकार को भ्रष्टाचार खत्म करना ही होगा। मीडिया से भी कोई बात छुपी नहीं हुई है। आज मीडिया भी समय समय पर इस बात को उठा रहा है, पर जो यहाँ के जो मेयर हैं, जो उनके एमसी हैं, जो आज छोटी सरकार जिसको कहते हैं सत्ता में है, वो लोग बड़ी सरकार से मिलकर ए-बी टीम करके खेल खेल रहे हैं और लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। जब तो इन्होंने वोट लेनी थी तो हमारे शहर के अंदर आ गए हैं और अपने वोट लेने के बाद चंडीगढ़ द्वारा चले जाते हैं। ये 5 साल बीच में ये कहीं नजर नहीं आए। विनोद शर्मा एंड कंपनी को जब कांग्रेस पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया, आज कांग्रेस के कारण ये विनोद शर्मा जी जो हैं, एक इनकी पहचान है। इन्होंने पार्टी से भी गद्दारी करी और पार्टी के बाद अम्बाले शहर के लोगों से भी हर समय धोखा और गद्दारी करते हैं। कभी ये किसानों के जमीन हड़पते हैं पंजोखरा की, तब कांग्रेस पार्टी इनके खिलाफ धरने प्रदर्शन किए घोटाले की, तब जाके वहाँ किसानों की जमीन छुड़वाई। वो जो प्रॉपर्टी आईडी है वो खुद एक भ्रष्टाचार की जड़ है। लोगों के घर वही है, जमीन वही है, रजिस्ट्री वही है। अब लोगों को आप तंग कर रहे हैं कि अपने पुराने कागज लाओ, पुराने रसीद लाओ। रिकॉर्ड किसके पास होना चाहिए? नगर निगम के पास होना चाहिए। एक आम आदमी ऐसे रिकॉर्ड संभाल के नहीं रखता कि आप कहो जी 50 साल पहले, 20 साल पहले आपके पुरखों ने, आपके बुजुर्गों ने जो पैसे जमा कराए थे उसकी रसीद लाएं। मतलब लोगों को तंग करने का ये अड्डा बन गया है। इनको अपना ये रवैया छोड़ना पड़ेगा। पलवल के होटल में नेशनल हाईवे 19 पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब रेलवे चौक के पास चलती हुई इको गाड़ी में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि ये आग इतनी तेजी से लगी कि कुछ ही मिनटों में गाड़ी पूरी तरह से जलकर राख हो गई। लोगों ने इस आग के बारे में दमकल विभाग को और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की गाड़ी लगभग 20 मिनट की देरी से पहुंची और पुलिस भी सूचना के बाद जल्द ही मौके पर पहुंच गई। दमकल विभाग की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और गाड़ी में सवार दोनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। ये यहाँ वर्कशॉप पर काम करा के निकल रही थी। जैसे इसने स्टार्टिंग की है तो मतलब इस वजह से कोई भी मैकेनिकल फॉल्ट से जैसे भी इसमें यही आग लगी और 2 बंदे थे, इसमें कोई हाथ नहीं है और वो सुरक्षित है सर? बंदे सब सुरक्षित है। को 112 पे मैसेज मिला कि यहाँ पे हसनपुर चौक के पास एक इको गाड़ी में आग लगी हुई है और हम अपने वहाँ से तुरंत अपनी टीम के साथ यहाँ के लिए रवाना हो चुके हैं और यहाँ पे देखा तो इको गाड़ी में आग लगी हुई थी, वो हमने पूर्ण रूप से बुझा दी। अरे कहाँ जा रहे हो लेके? अरे इसके बच्चा ही बन रहा है। तो वहीं झज्जर में बीजेपी के सांसद, वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ जिला प्रशासन ने बैठक की। खास बात ये रही कि इस दौरान हरियाणा सरकार की तरफ से लोगों को दी जाने वाली योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही सरकार की योजनाओं को किस तरीके से लोगों तक आसानी से पहुंचाया जाए, इस पर भी चर्चा हुई। इस दौरान सांसद अरविंद शर्मा ने कहा कि बीजेपी का नारा है सबका साथ सबका विकास और इसी नारे के साथ बीजेपी देश और प्रदेश में विकास कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने आमजन के विकास के लिए अनेकों सुविधाएं सरकार चला रही है, जिनका लाभ उठाकर आम जनता अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है। उनको एक्सेप्टेबल प्राइसेस है वो हमने कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज को रेफर रूटीन मीटिंग के तौर पर दिशा की डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी की आज मीटिंग रही और इसमें पूरा डिप्टी कमिश्नर के साथ पूरे प्रशासन ने इसमें पार्टिसिपेट किया और केंद्र सरकार की, हरियाणा सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उन पर चर्चा हुई और चर्चा के साथ साथ उनमें आगे क्या किस तरह से प्लानिंग करनी है और किस किस योजना में कहाँ काम में कहीं कमी है, कहीं उसको तेज़ी लानी है,
वो सारी चर्चा होकर के आज वो मीटिंग को इस तरह से ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों का। नारनौद में आइकॉनिक साइट राखी गढ़ी के अलग अलग टीलों पर खुदाई का कार्य जोरों से चल रहा है और इस संस्कृति को देखने के लिए खांडा खेड़ी के इंडस नर्सिंग कॉलेज की छात्राएं भी पहुंची और उन्होंने हड़प्पा कालीन सभ्यता की बारीकी से जानकारी ली। इस दौरान अस्तित्व हेरिटेज फाउंडेशन के डायरेक्टर बलराम कुमार ने कहा कि छात्रों को बारीकी से खुदाई के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरीके से खुदाई हो रही है और खुदाई के दौरान हड़प्पा कालीन सभ्यता के जो भी अवशेष निकले हैं उनकी जानकारी दी जा रही है। वहीं कॉलेज की छात्राओं ने बताया कि इस ऐतिहासिक स्थल को देखकर बहुत कुछ जानने का मौका मिला है कि इतनी पुरानी संस्कृति हमारे प्रदेश में मौजूद है। यह हमारे लिए गर्व की बात है। इंडस कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो कांडा है, इनके बच्चे आए हैं राखीगढ़ी, जिनको कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में इनको जानकारी इकट्ठी करनी है। ठीक है, तो इन्हें हम अलग अलग माउंट पे ले जाकर हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, अलग अलग माउंट की क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में हम इनको एक्सप्लेन कर रहे हैं। और काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि मतलब आसपास के जो स्कूल कॉलेजेस हैं उनके बच्चों में एक जिज्ञासा आ रही है कि अपने सिविलाइजेशन को जानने का, अपने कल्चर को जानने का। तो ये कि अवेयरनेस जो हमारा वॉक है, जो बच्चों को ला रहे हैं, उनको अवेयर कर रहे हैं हम अपने कल्चर को लेकर, अपने सिविलाइजेशन को लेकर। चलिए अब खबर कैथल से है, जहां यहाँ पर अस्पताल बना है तब से अभी तक हॉस्पिटल को किसी सीवरेज प्लांट से नहीं जोड़ा गया है, जिसकी वजह से हॉस्पिटल का गंदा पानी और मेडिकल वेस्ट सामान बरसाती पानी के लिए बनाई गई ड्रेन में डाला जा रहा है। ये गैर कानूनी कार्य पिछले 12 सालों से चलता आ रहा है, जिस पर कोई भी अधिकारी ने सुध नहीं ली है। मीडिया में मामला आने के बाद जिला पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक्शन मोड में आ गया, जिसकी वजह से कैथल के जिला नागरिक अस्पताल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कैथल के सीएमओ जयंत आहूजा को नोटिस जारी करते हुए गलत तरीके से ड्रेन में डाला जा रहा गंदा मेडिकल वेस्ट और सीवरेज को तत्काल प्रभाव से रोकने के आदेश दिए, जिसकी वजह से कैथल सीएमओ जयंत आहूजा की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि एक तरफ अगर वो हॉस्पिटल का गंदा मेडिकल वेस्ट ड्रेन में नहीं डालेगा तो हॉस्पिटल में सीवरेज और मेडिकल वेस्ट की वजह से अव्यवस्था फैल जाएगी। ये कंप्लेंट आई थी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर 18 की तरफ से, कि जिसमें बताया गया था कि जोंगलिंग ड्रेन में कुछ जगह से पानी गंदा अनट्रीटेड पानी ऐड किया जा रहा है। मेनली अपना हॉस्पिटल था, जो सिविल हॉस्पिटल है, कुछ कॉलोनीज़ का वेस्ट है, कुछ पीछे से गांव से पानी आ रहा है। जोंगलिंग ड्रेन के बारे में बताया, कंप्लेंट आई थी। तो 2-3 डिपार्टमेंट की एक टीम बना के उनको सर्वे किया गया था पॉइंट्स का पहले। उन पॉइंट्स पे जो मिला उसके हिसाब से फिर आगे हमने कार्रवाई बिठाई। कार्रवाई में सर्वे के बाद जो सैंपल्स वगैरह कलेक्ट किए गए थे, हॉस्पिटल का मेनली वेस्ट निकला था जो पंप कर रहे थे वो विदाउट ट्रीटमेंट, उसका सैंपल लिया गया है। सैंपल की अभी रिपोर्ट आनी बाकी है। नोटिस जारी कर दिया गया है सीएमओ को। तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक्शन मोड में नजर आ रहा है और इसी के चलते अब अस्पताल पर एक्शन लिया जा रहा है। चलिए, अब आप देख रहे हैं हमारा खास शो आपका विधायक। आज आपका विधायक में हमारे साथ जुड़े हैं रोहतक से कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हर खबर पर। थैंक यू सर। आपके विधायक में जो भी विधायक हमारे साथ जुड़ते हैं उससे पहले हम स्टडी करते हैं उस विधानसभा के बारे में, जो समस्याएं हैं लोगों की वो हम नेताजी से पूछते हैं। सबसे पहले सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, रोहतक में
जो तमाम कार्य आपकी तरफ से किए गए हैं और आगे जो प्लान है, जो रोहतक की जनता विकास कार्य देखने वाली है, वो जो कार्य है वो जरा बताइए रोहतक की जनता को, क्या प्लान है सर आपका? पिछले 7 वर्षों के अंदर जी रोहतक के डेवलपमेंट के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि ये सरकार जो है ये कि भ्रष्टाचार से लिप्त सरकार है। ये नारे जो है सिर्फ जीरो टॉलरेंस की और भ्रष्टाचार रहित सरकार की बात करते हैं, लेकिन जितना भ्रष्टाचार इस 7 वर्षों में 8 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की और जेजेपी के इस गठबंधन में देखने को मिला है, जब से हरियाणा बना है इतना भ्रष्टाचार कभी भी नहीं हुआ है। ठीक। और जहां तक डेवलपमेंट की बात करते हैं, आज तक ये नहीं गिनवा सके इस बात के लिए और ना ही अपने डेवलपमेंट के प्लान में बता सके कि इन्होंने 7 वर्षों में डेवलपमेंट क्या किया है। Have they opened some university? Have they opened some colleges? कोई भी नया एस्टेब्लिशमेंट, कोई नई इंस्टीट्यूशन या कोई ऐसा लोगों को राहत देने के लिए या कोई ऐसा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार द्वारा इस दौरान नहीं खड़ा किया। ठीक है। ये सरकार नारे देती है जीरो टॉलरेंस टू करप्शन, लेकिन आप जिस डिपार्टमेंट को मर्जी उठाकर देखें उसी डिपार्टमेंट में और नौकरियों की तो बोली लगती है। और जितना हरियाणा पब्लिक कमीशन के मैटर के अंदर हरियाणा जितना बदनाम हुआ है और सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन सर, अगर इस पर हम आएंगे तो इन्हीं चीजों में उलझ कर रह जाएंगे। फिलहाल तो जो तमाम मुद्दे हैं रोहतक के उस पर भी हम बात कर लेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी जो अभी चीज मुझे लग रही है और बहुत हॉट टॉपिक है, कांग्रेस में लगातार हम देख रहे थे उथल पुथल हो रही थी। लगातार जो हरियाणा कांग्रेस के नेता थे वो दिल्ली पहुंच रहे थे, आला कमान से मिल रहे थे और अब बड़ा बदलाव हुआ है सर। कुमारी शैलजा जी को अब हटाया गया है और हरियाणा कांग्रेस की जो कमान है वो उदय भान जी को दी गई है। इस पर क्या लगता है आपको, क्या अब जो समन्वय नहीं बन पा रहा था वो समन्वय बनेगा और संगठन को मजबूती मिलेगी हरियाणा कांग्रेस में? नहीं, शैलजा जी एक सम्मानित नेता है कांग्रेस की और उसके बाद राहुल जी का चुनाव भी था और बड़े विवेक से और बड़ी वाइसली कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने उदय भान जी को जो 4 बार के विधायक रहे उनको विधायक अपॉइंट किया है, उनको पीसीसी प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है। इसी तरह साथ में 4 वर्किंग प्रेसिडेंट भी अपॉइंट किए गए हैं और ये अभी महीने 2 महीने के अंदर सारा संगठन ब्लॉक लेवल से लेकर और वार्ड लेवल तक और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, ब्लॉक लेवल तक ये सारा संगठन हो जाएगा उस बात के लिए और आपस में कोऑर्डिनेशन के बाद कांग्रेस एक संगठित होकर आगे की कार्रवाई करेगी और 2024 के अंदर जो बिगुल बजेगा वो कांग्रेस का बिगुल। सर देखिए, आप ही के पार्टी के नेता भी ये मानते हैं, कई नेता ऐसे हैं जो मानते हैं कि हाँ पार्टी में कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी है। और अब आपको क्या लगता है ये जो बदलाव कांग्रेस में हुए हैं, तमाम जो नाम है उनको अब कमान सौंपी गई है, अलग अलग पद जो है वो सौंपे गए हैं, तो ये जो बदलाव हुआ है कांग्रेस में, हरियाणा कांग्रेस में, इससे एक नई ऊर्जा मिलेगी हरियाणा कांग्रेस को? क्या बदलाव आप देख रहे हैं? निश्चित रूप से ये बदलाव काफी दिन से हम महसूस कर रहे थे इस बात के लिए, क्योंकि काफी समय से संगठन नहीं बना था और जो कार्यकर्ता थे वो भी एक इस बात के लिए परेशान थे, इस बात के लिए कि संगठन बनना चाहिए, संगठन के बिना पार्टी नहीं चल सकती। अब उसमें एक राइट स्टेप जो है कांग्रेस अध्यक्षा ने लिया है और उसमें अब संगठन का सारा बड़ी जल्दी संगठन बन जाएगा और कांग्रेस बड़े सुचारू रूप से और पूरी हिम्मत से, पूरी ताकत से, पूरी एनर्जी से फील्ड के अंदर उतरेगी। ठीक है सर, बहुत ही ईमानदारी से आपने जवाब दिया है। आपने भी माना कि जो तमाम कमियां हैं वो अब कहीं ना कहीं पूरी होगी और नई ऊर्जा हरियाणा कांग्रेस को मिलेगी। सर, अगर मैं रोहतक की बात करती हूं तो यहाँ पर कई गांव ऐसे हैं जहां पर किसान सेमग्रस्त और लवणीय भूमि होने की समस्या से जो है वो जूझ रहे हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे, इस समस्या से कैसे निजात दिलाएंगे नेताजी? बिल्कुल ऐसे कि किसान का इस सरकार के दौरान में बड़ा बुरा हाल है, किसानों को कोई नहीं ले रहा। और वैसे भी मेरी अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसी है, आप अर्बन एरिया के बारे में कोई क्वेश्चन पूछिए तो दैट विल मोर बेटर एक्चुअली, कि मेरा तो शहर का कुछ पार्ट भी बल्कि रूरल जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उनके अंदर पड़ता है।
ठीक है सर, जल निकासी की भी बड़ी समस्या है रोहतक में। जब भी बारिश आती है तो जल निकासी हम देखते हैं कि उसका सही प्रबंध नहीं है। जल भराव की समस्या से बहुत लोगों को जो है वो दो चार होना पड़ता है, ये भी एक बड़ी समस्या है। तो इसको लेकर जी ठीक है, आपकी बात मैं काट नहीं रहा हूँ, पर बात यह है कि धरातल पे ऐसी बात नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब 10 साल मुख्यमंत्री रहे उस समय रोहतक का कायाकल्प हुआ और सारा ड्रेनेज सिस्टम और स्ट्रॉन्ग वाटर सिस्टम बिल्कुल ठीक हो गया है। अब भी बारिश का पानी कहीं भी नहीं रुकता है, ना ही पानी का ठहराव होता है। अगर कहीं से आपको इस बात की फीडबैक मिली है तो गलत मिली है। इस बात के लिए रोहतक में इस टाइम पानी ठहराव की या स्ट्रॉन्ग वाटर की ड्रेनेज की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर, किसानों की समस्या को देखते हुए अभी जो उप मुख्यमंत्री है दुष्यंत चौटाला, उनकी तरफ से ऐलान किया गया पानीपत रोहतक रेलवे लाइन पर अंडरपास बनेगा, तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या इससे जो किसानों की समस्या है, आने जाने की जो समस्या थी, वो काफी हद तक हल होगी और इस घोषणा को आप कैसे देखते हैं? ये एक सिंगल अनाउंसमेंट कोई सोल्यूशन थोड़ा इस बात का रहेगी कि किसानों को बहुत सारा रिलीफ मिल जाएगा। एक फ्लाईओवर बन भी जाएगा तो क्या किसानों को रिलीफ मिल जाएगा? किसानों की फसल को बाकायदा एमएसपी मिलना चाहिए, बोनस उसके ऊपर बोनस मिलना चाहिए और हर एक चीज की सरकारी खरीद होनी चाहिए। किसानों को समय पे डीएपी मिलना चाहिए, समय पे खाद मिलना चाहिए समय पे। और यहाँ पर तो सरकार वाटर मैनेजमेंट में भी फेलियर है, टाइम पे पानी नहीं आता है, पानी की व्यवस्था भी बहुत कम हुई है यहाँ पर और सरकार की फेलियर है इस बात के लिए। और पीने का पानी भी जो सरकार साफ स्वच्छ पानी उपलब्ध ना करा सके और जो एक मौलिक अधिकारों के अंदर आता है तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी फेलियर है स्टेट को। जी सर, मेरा अगला सवाल यही था, पीने के पानी की भी समस्या है रोहतक में, रोहतक वासियों की ये बड़ी समस्या है और मूलभूत सुविधाओं में से एक ही सुविधा होती है जो पीने की समस्या, पानी की समस्या नहीं होनी चाहिए। सरकार को स्वच्छ पानी प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है कि उसको दूषित रहित पानी हर हालत में मिलना चाहिए। इसके बारे में सरकार को कार्यक्रम सोचना चाहिए। ये ठीक है कि कुछ वाटर वर्क्स उन्होंने अनाउंस किए, थर्ड वाटर वर्क्स की ऑगमेंटेशन भी हो रही है, पर अभी चालू नहीं हुआ है। जब वाटर वर्क्स चालू हो जाएंगे तो लगता है कि पानी की समस्या का निदान। ठीक है सर, क्योंकि मूलभूत सुविधा है पानी, किसी भी जिले का नेता, किसी भी विधानसभा का नेता संतुष्ट तब होता है, तब उसको चैन की नींद आती है जब उसके इलाके में जो जनता है उसको मूलभूत सुविधाएं मिले। तो सर यहाँ पर पीने के पानी का जो संकट है रोहतक में, इसको लेकर क्या कोई प्लान है सर आपकी तरफ से? लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बुरा हाल है सरकार का और जहाँ तक इनके पास में कोई चीज काबू नहीं आ रही है, रोज रैंसम के केसेस आते हैं, रोज डकैतियां हो रही हैं, कत्ल हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं। देर से क्राइम अगेंस्ट द पब्लिक ऑन द राइज। और साथ में बड़े शहरों में सिर्फ रोहतक के साथ बाकी शहरों में भी सरकार जो है ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने में असमर्थ रही है। इस बात के लिए सर क्या इन समस्याओं को रखा गया आपकी तरफ से? वैसे आप लगातार विधानसभा में अपनी बात को आप मुख्यमंत्री से भी मिलते हैं, आपने बाजार स्थानांतरण को लेकर भी, इस मुद्दे को लेकर भी आप मुख्यमंत्री से मिले थे। कई ऐसे मुद्दे हैं जो आपने मुख्यमंत्री के सामने रखे हैं, तो ऐसे में क्या उन समस्याओं का बड़ा जेन्युइन मुद्दा मैंने मुख्यमंत्री से 2 बार कहा, विधानसभा में कहा और मुख्यमंत्री उस पर मेरे को संजीदा नजर नहीं आए। वो लगता है कि वो ब्यूरोक्रेसी पे ज्यादा डिपेंड करते हैं। धरातल की बात है कि रोहतक की ट्रैफिक को और रोहतक के बाजारों को डिकंजेस्ट करने के लिए 10 साल पुरानी प्लानिंग है। हमारे टाइम में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे उस टाइम हमने काठमंडी को, मालदाम रोड को, हिसार रोड को, सुभाष रोड को और ये ऑटो मार्केट और ट्रकों की मार्केट है और जो ये खुदरा ट्रांसपोर्ट का काम है, इन सबको शिफ्ट करने के लिए, काठमंडी को शिफ्ट करने के लिए सेक्टर 18A सेक्टर 21 से ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं और उसको डेवलप में भी कम से कम 7 साल हो गए। 7 साल के अंदर ये सरकार कोई कदम नहीं उठा सकी। वहां पर जाकर व्यापारी शिफ्ट हो गए, उन्होंने कीमतें इतनी ज्यादा रख दी है कि सरकार को लगता है कि सरकार का काम कोई प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता है, प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता है और ना ही कोई लाभ कमाना होता है। जितनी सरकार की इन्वेस्टमेंट है उस हिसाब से रेट फिक्स की जानी चाहिए। सरकार ज्यादा रेट फिक्स कर रही है, इसलिए वहां पर अलॉटमेंट लोग आगे नहीं आ रहे हैं उसको खरीदने के लिए।
सर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आपने कहा था, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। लगातार हम देख रहे हैं चोरी डकैती इस तरह की जो वारदातें हैं वो हो रही है, तो इस पर कैसे अंकुश लगेगा? लॉ एंड ऑर्डर जो है ना, एक स्टेट का बहुत अहम मुद्दा होता है जी। कानून व्यवस्था का पालन करना और लोगों की सुरक्षा, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और जहाँ पर जो सरकार से लोग संतुष्ट नहीं है, जो सरकार अगर लॉ एंड ऑर्डर पूरा मेंटेन नहीं कर सकती, तो वो सरकार विफल सरकार बन जाती है। इसलिए इन मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार एक विफल सरकार है, और ये बहाने हर एक बात में मारते हैं इस बात के लिए। मैं अगर उसके एग्जाम्पल दूंगा तो आपके, इसलिए चलते चलते मैं चाहूंगी आप रोहतक वासियों से, आपकी जनता से क्या कहेंगे आप, क्योंकि आपको आस भरी निगाहों से वहां की जनता देखती है, आपको चुना है उन्होंने। ऐसे है कि मैं रोहतक की जनता का धन्यवाद करता हूं, और साथ में ये भी है कि रोहतक के अंदर जो सिविल प्रणाली ठीक होनी चाहिए, पानी ठीक मिलना चाहिए। सड़कों के बारे में पिछले दिनों में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा के 10 करोड़ कॉर्पोरेशन का इन्होंने सारे हरियाणा में बुरा हाल कर रखा है। कॉर्पोरेशन को कहते हैं कि सेल्फ सफिशिएंट होकर सारा कुछ चलाओ या कुछ है, उनके पास आमदन के जरिए नहीं है और सरकार ग्रांटें देती है। तो यहाँ पर तो एक सड़कें टूटी है, जबरदस्त टूटी हुई है। सरकार आप खुद ही मान रहे हैं कि रोहतक में काफी काम होना बाकी है। हम उम्मीद करते हैं कि काम जो है हो, और आपको जो जनता ने चुना है, आप भी यहाँ पर काम करवाने के लिए, आप जो मुख्यमंत्री के सामने जाते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, उन समस्याओं का भी हल हो। शुक्रिया सर आपका, आपने बहुत ईमानदारी से तमाम सवालों के जवाब दिए। हम उम्मीद करते हैं कि रोहतक की जनता को अपने सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे। तो आपका विधायक में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।